जय हिंद। वेलकम बैक टू विद्यार्थी गुरुकुल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सीडीपी एनसीएफ 2005 और आरटीई 2009 को लेकर के हम आए हैं। आज की इस वीडियो में एनसीएफ 2005 और आरटीई 2009 से संबंधित जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों का हम लोग आज एनालिसिस करेंगे और एक एक करके उन सभी को समझेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। DSSB और सीटेट में एनसीएफ 2005 और आरटीई 2009 से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी टीचिंग एग्जाम्स आप देंगे और जहां पे आपको सीडीपी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उनमें एनसीएफ और आरटीई से जो क्वेश्चन बनेंगे एक भी आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। एनसीएफ 2005 के संबंध में कौन सा कथन सही है। वह भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में एक संवैधानिक संशोधन है। यह एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में संतुष्टियां प्रस्तुत करता है। यह भारत में गुणात्मक शिक्षा के संबंध में यूनेस्को और भारत द्वारा हस्ताक्षरित एक दस्तावेज है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एनसीएफ जो 2005 होता है, यह एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया सबसे नवीनतम दस्तावेज है जो भारत के विद्यालयी शिक्षा के संबंध में अनेक सुझाव प्रस्तुत करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा। आइए समझते हैं कि एनसीएफ कब और क्यों बनाया गया। तो एनसीएफ 2005 को, जिसे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 कहा गया, इसका निर्माण बालकों को क्या और कैसे पढ़ाया जाए, इन्हीं विषयों को ध्यान में रखते हुए एक अति महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दस्तावेज के रूप में यह एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया, जो कि भारत के विद्यालयी शिक्षा के संबंध में अनेकों सुझाव प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 अर्थात कि एनसीएफ 2005 में 5 आधारभूत सिद्धांत बताए गए हैं। इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, यही बताना है। अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, रटने को महत्व प्रदान न करना, पुस्तकों के इतर ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इसमें कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है। तो हमें ये बताना है कि एनसीएफ 2005 के सिद्धांतों में कौन सा शामिल नहीं है। तो रटने को महत्व नहीं दिया जाए, बल्कि विषय वस्तु को समझने पर बल दिया जाए और उसे तार्किक बनाया जाए। तो ये तो सिद्धांत में शामिल है। पुस्तकों के इतर भी बच्चों को ज्ञान प्रदान किया जाए, ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ा जाए। यहाँ पे जो शामिल नहीं है वो अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, ये उसमें शामिल नहीं है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के सिद्धांतों में। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा। आइए समझते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत कौन कौन है। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए, अर्थात पढ़ाई को रटा कर न पढ़ाया जाए बच्चे को, बल्कि उन्हें तार्किक और समझ के आधार पे पढ़ाई को बच्चों को करने के लिए प्रेरित किया जाए। पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित न रह जाए, अर्थात कि केवल पाठ्य पुस्तक में जो चीज़ें लिखी गई हैं केवल वही नहीं बच्चे को पढ़ाना है, बल्कि पाठ्य पुस्तक के इतर बाहरी जीवन से भी जोड़ते हुए बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए, अर्थात कि क्रियात्मक आधारित शिक्षा, गतिविधि आधारित शिक्षा पर बल देने के लिए कहा गया है एनसीएफ 2005 में। तो ये सभी एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों से यह स्पष्ट होता है कि अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय और सामाजिक होना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है बच्चों को अंकगणित का ज्ञान देना, बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना, बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना, बच्चों का संवेगात्मक विकास करना। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का जो उद्देश्य है वह बच्चों में तार्किक चिंतन एवं समस्या समाधान का विकास करना। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण हैं। यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है।
यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है। यह बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। यह कक्षा में कुछ बच्चों के हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती है। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां जो बच्चे करते हैं, यह बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है। अर्थात गलतियां जो बच्चे करते हैं वह अपने बौद्धिक क्षमता को प्रदर्शित कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि इसे बच्चों के गलतियां को गलतियां न माना जाए, बल्कि यह माना जाए कि यह बच्चों का अपना विचार है जो बच्चे प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा कि गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं कि यह बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है। एनसीएफ 2005 जो है यह किस पर आधारित है? मानवतावाद पर, व्यवहारवाद पर, रचनावाद पर या संज्ञानात्मक सिद्धांत पर? एनसीएफ 2005 जो तैयार किया गया है यह रचनावाद पे तैयार किया गया है। इसका जो आधार है वह रचनावाद है। इसमें बच्चे सामाजिक रूप से, व्यवहारिक रूप से सीखते हैं, क्रियाधारी शिक्षा के माध्यम से सीखते हैं। एक बालक को वस्तुओं को देखने में कुछ समस्या है, उसका दाखिला एनसीएफ 2005 के आधार पर किस विद्यालय में होना चाहिए? एक बालक वस्तुओं को देखने में कुछ समस्या आ रही है, उसे एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चे का प्रवेश किस विद्यालय में होना चाहिए? नियमित विद्यालय, विशिष्ट विद्यालय, समावेशी विद्यालय या एकीकृत विद्यालय? तो यदि एक बच्चे को कुछ समस्या भी है तभी बच्चे का जो प्रवेश होगा, एनसीएफ 2005 कहता है कि वह समावेशी विद्यालय में उसका प्रवेश होगा। विशेष प्रकार के बालकों को भी समावेशी विद्यालय में ही प्रवेश कराने का समर्थन करता है। यह कहता है यदि कोई बच्चे जिनको कुछ समस्या है तो उनके उन समस्याओं को ठीक करते हुए उन्हें समावेशी विद्यालय में ही उनका प्रवेश कराया जाए, जिससे बच्चों का सामाजिक और मानसिक विकास अच्छे से हो सकेगा। आगे क्या है कि एनसीएफ 2005 की शिक्षा प्रणाली के तहत सभी विद्यार्थियों को समानता के आधार पर शिक्षा दी जाएगी। इसके सुझाव के अनुसार किसी भी बालक में उनके मानसिक स्तर, शारीरिक स्तर, सामाजिक स्तर पर भिन्नता नहीं की जाएगी एवं सभी विद्यार्थियों को एक साथ विद्यालय में शिक्षा दी जाएगी, जिसे समावेशी शिक्षा प्रणाली के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे बच्चों को यदि किसी विशेष प्रकार की उन्हें कोई समस्या है तो उनके उन समस्याओं को ठीक करते हुए या उसका जो है उपचार करते हुए उन्हें समावेशी विद्यालय में उनका प्रवेश कराया जाएगा। मानसिक स्तर पे, शारीरिक स्तर पे या सामाजिक स्तर पे उनमें किसी प्रकार की कोई भिन्नता नहीं की जाएगी। एनसीएफ 2005 किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित करता है? समावेशी, एकीकृत, विशेष या नियमित? तो अभी आपने देखा एनसीएफ 2005 समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करता है, तो इस प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में भारत की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधता को मानना, स्त्रियों के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी का दृष्टिकोण को बढ़ाने के लिए प्रोग्राम का आयोजन एवं वृत्तचित्र तथा फिल्मों को एकत्र करना, दिखाना, जिनके माध्यम से न्याय एवं शांति में वृद्धि हो को सुझाया गया है, ताकि शांति की शिक्षा दी जा सके, मूल्यों की शिक्षा दी जा सके, नागरिकता की शिक्षा दी जा सके। इनमें से कोई नहीं। एनसीएफ 2005 में भारत की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधता को मानना, स्त्रियों के प्रति सम्मान एवं जिम्मेदारी के दृष्टिकोण को बढ़ाने के लिए इस तरह के जो प्रोग्राम है इसका आयोजन करना, यह किस तर्क पर आधारित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मूल्यों की शिक्षा दी जा सके। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है, क्योंकि यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे, भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूट जाए। यह बालकों को अपने पर विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा। इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होता है? एनसीएफ 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में देखा गया है या बताया गया है। यह क्यों ऐसा कहा गया है? इसलिए कहा गया है कि यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करेगा, भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे नहीं छूटेगा और यह बालकों को अपने विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा।
बालकों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनमें से सभी। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है, ज्ञान का विकास किया जाए, शिक्षण के लिए सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए, शैक्षणिक केंद्र से विषय केंद्रित होने पर, विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की ओर, इनमें से कोई नहीं। तो एनसीएफ 2005 में किसकी बात किया गया है, इसमें बात किया गया है ज्ञान का विकास किया जाए और शिक्षण के लिए सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए जो बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित हो। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। यहाँ पर गुणवत्ता आयाम के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया भौतिक संसाधनों को, शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को, बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभवों को, बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता सुधार की जो बात की गई है, यह किसके लिए किया गया या किसके अंतर्गत किया गया, यह किया गया बच्चों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को लेकर के। तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इनमें से कौन पाठचर्या एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है, यहाँ पे जो नहीं है उसे बताना है। जो मार्गदर्शी यहाँ पे मार्गदर्शी सिद्धांत में जो नहीं है उसे बताना है। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, पढ़ाई को रटंत्र प्रणाली से मुक्त करना, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना। तो एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत में अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना यह जरूरी नहीं है। बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है, लेकिन अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना प्राथमिक अनिवार्य है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है। बच्चों का परीक्षा लेने के लिए या उनमें जो मूल्यांकन के जो तरीके हैं उसमें सुधार लाने के लिए जो है किस विधि को सुझाया गया है। खुली पुस्तक परीक्षा, सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, सामूहिक कार्य मूल्यांकन, इनमें से सभी। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो बी हो जाएगा। सतत एवं निरंतर व्यापक मूल्यांकन को बताया गया है कि बच्चों का जो परीक्षा लिया जाए या बच्चों का जो मूल्यांकन किया जाए वो सतत हो और निरंतर हो। इसके लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक मूल्यांकन और समेटिव असेसमेंट, योगात्मक मूल्यांकन, इन दोनों पर बल दिया गया है। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। एनसीएफ 2005 में शिक्षक की जो भूमिका है वह किस प्रकार की है, अधिनायकी, अनुमतिपरक, सुविधादाता या सत्तावादी। तो शिक्षक की जो भूमिका है वह एक सुविधादाता के रूप में है। शिक्षक की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को सुविधा प्रदान करें, उनका मार्गदर्शन करें। तो इस प्रकार शिक्षक एक मार्गदर्शक, परामर्शदाता या सुविधादाता के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा। आगे हम देखेंगे आरटीई से बनने वाले, राइट टू एजुकेशन से बनने वाले जितने क्वेश्चन हैं उन सभी को देखेंगे। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। जो आरटीई 2009 है यह दिव्यांग बच्चों को शिक्षा देने की बात करता है, किस वर्ष से किस उम्र तक। तो यह जो है 6 वर्ष से लेकर के और 18 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देने की बात करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा। 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक सामान्य बच्चों के लिए है, लेकिन यदि दिव्यांग बालक हैं तो उनके लिए 6 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष हो जाता है अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के शीर्षक में निःशुल्क और अनिवार्य शब्द सम्मिलित है, जिसका अर्थ उचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों पर 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष आयु समूह के सभी बच्चों को प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने का प्रावधान करने का और सुनिश्चित करने का बाध्यता रखती है। आरटीई 2009 में यह बताया गया है 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के सभी बालकों का प्रवेश विद्यालय में सुनिश्चित कराया जाए और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया जाए। यह 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था।
लेकिन यदि यहीं पे पूछ लिया जाए कि दिव्यांग बच्चों को किस उम्र तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देने की बात की गई है, तो यह 6 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक हो जाता है। निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? समावेशी शिक्षा, पृथक्करण, मुख्य धारा शिक्षण, एकीकृत शिक्षा। तो आरटीई 2009 जो है यह समावेशी शिक्षा की बात करता है। इस प्रश्न का सही जवाब ए हो जाता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष से प्रभावी हुआ? जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है यह किस वर्ष लागू हुआ, यही आपसे पूछा गया है। 2009, 2010, 2005 या 2001। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो लागू हुआ यह 2010 में लागू हुआ, तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? अधिकार आधारित मानवतावादी शिक्षा परिप्रेक्ष्य, मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध कराकर के अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना, व्यवहारवादी सिद्धांत, अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति अभिवृत्ति। तो यहाँ पे जो समावेशी शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, यह अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में दिया गया है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई? 86वें संशोधन, 25वें संशोधन, 92वें संशोधन और 22वें संशोधन। तो संविधान में शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाने के लिए जो संशोधन किया गया था वो 86वां संशोधन था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किया गया है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में बताया गया है कि एक अध्यापक प्रति सप्ताह जो न्यूनतम वो बच्चों को पढ़ाएंगे वो कितने घंटे की पढ़ाई होगी? 40 घंटे, 45 घंटे, 50 घंटे या 55 घंटे। तो एक सप्ताह में जो कुल बच्चों को पढ़ाने का जो समय होगा पूरे एक सप्ताह में मिला करके वह 45 घंटे का होगा। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रत्येक अध्यापक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम 45 घंटे शिक्षण कार्य निर्धारित किया गया। ये कई बार पूछा गया कितने घंटे, तो न्यूनतम 45 घंटे शिक्षण कार्य को निर्धारित किया गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना, पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करना होगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा, इनमें से सभी। तो यहाँ पे जो एक शिक्षक की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उसका दायित्व है, वह नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित होना, पाठ्यक्रम का पूरा संचालन करना और संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा। यह तीनों जिम्मेदारी आरटीई 2009 के माध्यम से बताया गया है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाता है, इनमें से सभी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात क्या होगा? वैसे तो 30 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक की बात की गई है, लेकिन यदि विद्यालय में 200 से अधिक विद्यार्थी हैं तब यह जो रेशियो है, छात्र शिक्षक का जो अनुपात है, यह कितना हो जाएगा? 30, 40, 45 या 50। तो यदि 200 से अधिक छात्र विद्यालय में हैं तो जो छात्र शिक्षक अनुपात होगा यह 1:40 का हो जाएगा, अर्थात कि एक शिक्षक पर 40 विद्यार्थियों की जिम्मेदारी हो जाएगी या 40 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक नियुक्त किया जाएगा। तो इस प्रकार से अगर 200 से अधिक विद्यार्थी हैं तो 40 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक होगा और एक प्रधानाचार्य को भी रखा जाएगा। तो कुल मिलाकर के यदि 200 से अधिक विद्यार्थी हैं तो यहाँ पे जो है 5 शिक्षक और एक प्रधानाचार्य की नियुक्ति की जाएगी। भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है? सभी छात्रों के लिए, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए, सभी छात्रों और प्रौढ़ों के लिए, सभी नागरिकों के लिए। तो भारत के संविधान में जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा। बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया 6 से 14 वर्ष तक के लिए, 7 से 13 वर्ष, 5 से 11 वर्ष या 6 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए।
तो अभी आपने देखा कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया, यह 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने पर बात कहा गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख है कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पर आधारित है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार देता है। यह अधिनियम सामान्य बच्चों के साथ साथ गैर लाभान्वित और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 21 ए में। तो अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का जो अधिकार है, यह अनुच्छेद 21 ए में बच्चों को मौलिक अधिकार दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ने 6 से 14 वर्ष आयु के विद्यालय कभी न गए अथवा विद्यालयी शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु विशेष पाठ्यक्रम लागू करने पर जोर दिया, विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया, अलग से विद्यालय खोलने की बात कही, अलग से शिक्षक नियुक्त करने की बात कही है। तो यहाँ पे आरटी 2009 में जो कभी विद्यालय नहीं गए या बीच में ड्रॉप आउट हो गए, विद्यालय को उन्होंने छोड़ दिया, तो ऐसे बच्चों को पुनः शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी हो जाएगा। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार जो एक शिक्षक का दायित्व है, विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना, पाठ्यक्रम को पूरा करना, निर्धारित पाठ्यक्रम को निर्धारित समय में पूरा करना, बच्चों को मानसिक एवं शारीरिक दंड न देना, अनुशासन बनाए रखना, ये सभी जो जिम्मेदारियां हैं वह एक शिक्षक का दायित्व के रूप में उन्हें सौंपा गया है। यह आरटी 2009 के अनुसार बताया गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशल के लिए तैयार करेंगे, घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएं, खास तौर पे उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। तो हमने आपको शुरू में बताया कि आरटी 2009 और एनसीएफ 2005 ये दोनों कहता है कि विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं, इन्हें पढ़ाने के लिए समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी और जो इनकी व्यक्तिगत जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा किया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ क्या है? यहाँ पे जो अनिवार्य शब्द है इसका क्या अर्थ है? उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगे, दंडात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चे को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से जोर डाला गया है, अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी, केंद्र सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। यहाँ पे जो अनिवार्य शब्द है इसका अर्थ है कि उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यहाँ पे केंद्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय सरकार, इन तीनों की जिम्मेदारियों को दिया गया है, इसलिए यहाँ पे किसी का नाम न दे करके यहाँ पे उचित सरकारों की बात की गई है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष जेंडर के अनुसार समझाती है, आयु के अनुसार अधिक समझाती है, आयु के अनुसार अधिक विषम जाती है, अप्रभावित है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता। तो जो आरटीई 2009 है, यहाँ पे कक्षा कक्ष में प्रवेश देने की जो योग्यता रखी गई है वह आयु के अनुसार अधिक समझाती बना करके रखा गया है, अर्थात आयु के अनुसार बच्चों का प्रवेश किया जाता है, तो इसलिए यह आयु के अनुसार अधिक समझाती दिखता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का परिणाम था कोठारी आयोग का, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना 2005 का, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 का, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना 2000 का। तो जो ओबीवी लाया गया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, यह राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 के अंतर्गत लाया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब
सी हो जाएगा। एनसीटीई का पूर्ण रूप क्या है? एनसीटीई का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, नेशनल करिकुलम फॉर टेक्निकल एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, नेशनल करिकुलम फॉर टीचर एजुकेशन। तो जो एनसीटीई है इसका पूरा नाम है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद कहा जाता है हिंदी में इसे। इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि का एक सशक्त माध्यम है, रोजमर्रा के शिक्षण से होने वाले तनाव को दूर करने, अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार करने, सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने, शिक्षकों के भार को हल्का करने। सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित जो समूह परियोजना गतिविधि है यह सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने के लिए है। तो इस प्रश्न का सही जवाब यहाँ पे सी हो जाएगा। प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या है? मिड डे मील जो कार्यक्रम चलाया जाता है प्राथमिक विद्यालयों में, ये इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक विस्तार करना, रोजगार वृद्धि करना, नामांकन संख्या बढ़ाना, अध्यापकों का विकास करना। तो जो मिड डे मील योजना लाया जाता है इसका मुख्य उद्देश्य नामांकन संख्या में वृद्धि करना है। प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कार्यक्रमों का प्रारंभ 15 अगस्त 1995 को हुआ था, जिसके मुख्य उद्देश्य निम्न है: बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना, विद्यालयों में नामांकन संख्या को बढ़ाना, ग्रीष्मावकाश के दौरान अकाल पीड़ित क्षेत्रों में प्रारंभिक स्तर के बच्चों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना। इनमें से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि धर्म और भाषा के आधार पर आधारित अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षण संस्थानों को स्थापित कर चला सकते हैं? अनुच्छेद 29 टू अनुच्छेद 30A, अनुच्छेद 30(2). तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। अनुच्छेद 30(1) में यह प्रावधान है कि अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षण संस्थानों को स्थापित कर उसे चला सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों आज के इस वीडियो में एनसीएफ 2005 और आरटीई 2009 से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी प्रश्नों को देखा है। यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे रेगुलर सेशन से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आगे आप सीटेट के किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, उस पर वीडियो देने का हम पूरा प्रयास करेंगे। व्हाट्सएप पर हमारा विद्यार्थी गुरुकुल का चैनल बना हुआ है, इस चैनल को ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, जिसकी सहायता से विद्यार्थी गुरुकुल के व्हाट्सएप चैनल से आप ज्वाइन हो सकते हैं, जिसपे सभी फ्यूचर अपडेट्स और स्टडी मटेरियल्स शेयर किए जाते रहते हैं। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, शुक्रिया।